मैंने कहा पहला तो सवाल ये जो मेरा असाइनमेंट है, वेदर इंडिया एंड पाकिस्तान वेर ऑन द वर्ज ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर। उन्होंने कहा ये एब्सोल्युटली नॉनसेंस, गलत चीज़ है, फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, कभी भी ऐसा नहीं था। He told me that both RAW and ISI have been trained by CIA. मेरे कज़न ब्रदर के मामा जी हैं, उनको हमारे घर के पास में सड़क पे गोली मार दी। टेररिस्टों ने बोला कि अगर इसको कोई हाथ लगाएगा उसको भी मार देंगे। वो सड़क पे तड़प तड़प के मर गए। ऐसा क्या हुआ रातों रातों में कि 7 लाख लोग भाग गए? अदरवाइज आदमी जो है 5 रुपए नहीं देता, जिनके करोड़ों अरबों रुपए के जायदाद छोड़ के भाग गए। दैट मीन्स कुछ हुआ। तो कहते हैं रात को एक जुलूस निकला जिसमें लाखों लोग थे, गन्स ब्रांडिशिंग देयर वेपन्स, और वो ये कह रहे थे कि कश्मीरी हिंदुओं आप चले जाओ और अपनी औरतों को यहाँ पे छोड़ के जाओ। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस कॉन्वर्सेशन में मैं बात कर रहा हूं संजय कौर जी से। संजय कौर जी एक बहुत ही रेप्यूटेड जर्नलिस्ट है और एक कश्मीरी पंडित भी। ये कॉन्वर्सेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इन द फर्स्ट पार्ट हमने उनके करियर की एक वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी डिस्कस की, जहां उन्हें मौका मिला था RNAW के चीफ एंड द फाउंडर RN काओ के साथ बात करने का, उनका इंटरव्यू लेने का। एंड द सेकंड पार्ट इज अबाउट हिज लाइफ एज अ कश्मीरी पंडित। उन्होंने कश्मीर के बारे में हमें कई सारी ऐसी चीजें बताई जो शायद एक नॉर्मल इंसान को पता ना हो। हमने उनके साथ डिस्कस की कश्मीर फाइल्स द फिल्म। हमने उनके साथ डिस्कस किया उस रात को जब कश्मीर में नारे लग रहे थे, जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था। संजय कौर जी ने अपनी पर्सनल लाइफ से एक बहुत ही दर्दनाक और एक बहुत ही सैड इंसिडेंट हमारे साथ शेयर भी किया। आई एम ट्रूली थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने हमारे साथ में उनकी कहानी शेयर की, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कश्मीरी पंडितों से जाने उनकी असली कहानियां। इस कॉन्वर्सेशन को सुनने के बाद आपके जो भी ओपिनियंस है, जो भी थॉट्स है, प्लीज लीव देम डाउन इन द कॉमेंट्स। संजय सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है शो पे। पिछली बार जहां हमने बात की आपकी एक स्टोरी के बारे में, जहां आप कार सेवक बन के गए थे अयोध्या और किस तरह से आपने उस स्टोरी को कवर किया था, वहां क्या हो रहा था उसके बारे में बताया। इस बार हम आपकी दूसरी एक स्टोरी के बारे में बात करेंगे, आपके एक इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। आपके फादर का नाम भी RN काओ है और इंडिया में एक सबसे फेमस और सबसे मिस्टीरियस इंसान का नाम भी RN काओ है। सिर्फ एक लेटर का फ़र्क है दोनों सरनेम्स में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। किस तरह से ये स्टोरी हुई, ये RN काओ कौन है, वो RN काओ कौन है, इससे आप लिंक अगर जी 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 मैं बहुत ही अच्छी चीज़ बोली और ये बहुत ही मेरे लिए भी बड़ी एक चुनौती है, क्योंकि बहुत सी बार जब मैं लिखता हूँ तो मुझे क्योंकि मेरे फादर जो है उनका नाम RN काओ है, KAW हम लिखते हैं। मेरा नाम संजय काओ है। मेरे फादर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में थे और वो फिर प्रोफेसर BB लाल जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के जब डायरेक्टर बने, उन्होंने उनको वहाँ पे एज ए रिसर्च असिस्टेंट ले गए थे। जो दूसरे जो आप RN काओ सर की बात कर रहे हैं वो RNKAO करके लिखते हैं। वो हमारी कंट्री की जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसके फाउंडर हैं। तो बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं कि मैं क्या शायद उनका बेटा हूँ। तो मैं उनको भी अपने फादर जैसे ही मानता हूँ मैं। लेकिन ये जो स्टोरी आपने बताई, इंटरव्यू जो मैंने उनका किया था, बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। कोई किताब आई थी किसी आई डोंट नो फॉरेन ऑथर ने लिखी थी कि किसने लिखी थी, बड़ी फेमस किताब थी कि उसमें लिखा था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया एंड पाकिस्तान वर ऑन द वर्ज ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर। अब ये किताब अगर उतनी फेमस नहीं हुई, लेकिन एक नेशनल मैगजीन ने उसको एक कवर स्टोरी आई थिंक की थी उस पे, उस बुक को लेके, व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान वर ऑन द वर्ज ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर। अब ये ऐसी इंफॉर्मेशन और ऐसी स्टोरी है, इसको कौन कंफर्म या डिनाई करे। मेरे बॉस थे, मैं तब टाइम्स ऑफ इंडिया में था। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया 1993 में ज्वाइन किया। 1994 की बात है। मेरे बॉस थे पंकज वोरा जी, वो उस समय मेरे मेट्रो एडिटर थे। उन्होंने मुझे कहा कि यार संजय, काओ काओ का कुछ कनेक्शन निकालो। मैंने कहा क्या हो गया सर? बोला RN काओ साहब को किसी तरीके से पकड़ो, उनसे पूछो कि ये बात क्या सही है या गलत है, अगर है तो क्या है। मैंने कहा सर मैं तो जानता नहीं हूँ। तो somehow he said कि नहीं, जस्ट ट्राई करो। तो somehow through Kashmiri contacts I got the number of Mr. RN काओ। I called up and उन्होंने फ़ोन उठाया, और जब फ़ोन उठाया उन्होंने
तो मैंने कहा सर ऐसा है, मुझे आपका इंटरव्यू करना था। इसे चलो मिलने आ जाओ आप, दे बात करते हैं, यू कम ओवर। मैंने कहा कहाँ रहते हो? उन्होंने कहा वसंत विहार में रहता हूँ। तो मैंने कहा सर मैं आता हूँ। वी फिक्स अप द डेट एंड आई वेंट टू इंटरव्यू हिम। बिफोर डूइंग द इंटरव्यू माय बॉस टोल्ड मी कि देखो वो ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं बोलेंगे। आई थिंक उन्होंने आज तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, ऑफ रिकॉर्ड बोलेंगे, लेकिन उनका हर एक वर्ड जो है गोल्डन वर्ड है वो, और वो ध्यान से सुनना और नोट करना। और एक दो सवाल उन्होंने भी मुझे बताया, उनसे ज़रूर पूछना। तो बिफोर आई कुड इंटरव्यू आर एन काउ साहब, सो आई वेंट टू लाइब्रेरी, टाइम्स ऑफ इंडिया की अपनी लाइब्रेरी थी। मैं वहाँ रिसर्च करने लगा कि कैसे स्पाइंग रिंग होते हैं, स्पाइस के बारे में पढ़ने लगा, बिकॉज काउसर को हम स्पाई मास्टर बोलते हैं। तो बहुत रिसर्च करने लगा, लार्किन्स केस पढ़ने लगा, जितना भी मुझे अवेलेबल मटेरियल। उनका मुझे कहीं फ़ोटो आर एन काउ साहब का कहीं दिखा नहीं। तो फाइनली वन डे जिस दिन मुझे जाना था, मैं वसंत विहार पहुँच गया। जब मैं रास्ते में चल रहा था, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, वहाँ लैंडलाइन के वो फ़ोन कुछ सड़क पे ठीक कर रहे थे लाइंसमैन। तो मैंने उनसे पूछा कि साहब ये नंबर एड्रेस कहाँ है? तो जैसे मैंने बोला तो वो अटेंशन में आ गए। बोला कि आप कहाँ से, क्या, मुझसे क्वेश्चनिंग करने लगे। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, और मैं फिर फाइनली मुझे ले गए वहाँ तक उनके। तो उनकी लॉबी में थोड़ी देर बैठा मैं, और फिर फाइनली फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग अब चले गए। वो बैठे थे, उनके पीछे में शीशा था, और शीशे के रोड के उस पार का नज़ारा दिख रहा था। वहाँ पे भी एक मकान पे भी 2-3 लोग मुझे दिख रहे थे, मूवमेंट कर रहे हैं। आई थिंक सिक्योरिटी वाले होंगे। ये उनका घर था या ऑफिस? घर वसंत विहार के घर पे। और उनके सोफा सेट पे एक लेडी बैठी हुई थी, शी वाज रिक्लाइन, थोड़ा सा लेटी हुई टाइप थी। तो काउसर ने बोला, मुझे वार्म वेलकम किया। ही थॉट कि मैं थोड़ा मिडिल एज आदमी हूँ, लेकिन उनको यंग बच्चा देख के बड़े खुश हुए, एक्साइटेड। ही सेड कि मुझे लगा तुम्हारी दाढ़ी वाड़ी होगी, समथिंग लाइक दैट। और उनकी वाइफ भी हंसने लगी। ही सेड कि ये मेरी होम मिनिस्टर हैं। तो मैं नमस्ते वगैरह की, चाय वाय पीने लगे। तो बातचीत हुई। पहले तो वो मेरे से ही पूछने लगे कि मैं क्या करता हूँ, कैसे नहीं करता हूँ, क्राइम रिपोर्टिंग क्या होती है, ऑफिस में कैसे फंक्शनिंग होती है। ही ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ अ रिपोर्टिंग सेक्शन ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, कैसे बाकी रिपोर्टर्स कैसे होते हैं, एज इफ ही हैड नो क्लू। सो और मैं जब उनको सवाल ये पूछना चाहता था कि पाकिस्तान और इंडिया कभी भी न्यूक्लियर वॉर के वर्ज पे थे, वो टाल जाते। जब 2-3 बार ऐसा उन्होंने टाला तो मेरे को थोड़ा गुस्सा आया, यंग ब्लड। तो मैंने कहा सर अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो इंटरव्यू में, आपने मुझे बोला था इंटरव्यू के लिए, मैंने बोला था तो मुझे बोल देते, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। तो जैसे ही मैंने ये बोला, उनकी वाइफ हंसने लगी। उन्होंने कहा चलो पूछो क्या क्या पूछना है तुमको। मैंने कहा पहला तो सवाल ये जो मेरा असाइनमेंट है, वेदर इंडिया एंड पाकिस्तान वेर ऑन द वर्ज ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर। उन्होंने कहा ये एब्सोल्युटली नॉनसेंस, गलत चीज़ है, फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, कभी भी ऐसा नहीं था जितनी मेरी नॉलेज है। तो मैंने कहा सर मैं लिखूँ? आपने बोला हाँ मैं ही बोल रहा हूँ आपको। तो मैंने कहा सर नहीं ऑन रिकॉर्ड पे बोल रहे? बोला हाँ मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। तो बात करते करते उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मुजीबुर रहमान साहब को, जो फाउंडर ऑफ बांग्लादेश है, उनको वार्न किया था कि भाई उनका असैसिनेशन होगा 1 महीने पहले। और वो खुद भी उनसे मिलने गए थे 1 महीना पहले। उन्होंने उनको नोट भी दिया था कि आपको असैसिनेट करने वाले हैं, और 1 महीने बाद उनका असैसिनेशन हुआ। उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। और साथ में उनको मैंने काफ़ी सवाल कश्मीर से भी रिलेटेड मुझसे पूछने लगे। एंड ही वॉज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट कश्मीर। उनको लगा कि हम लोगों को बहुत ही स्ट्रिक्ट सर्विलियंस करनी पड़ेगी बॉर्डर्स पे, ताकि आर्म्स ना आए। अगर हम आर्म्स की मूवमेंट को चेक करेंगे तो टेररिज्म हम तब जाके कहीं पे हम मतलब लोग कश्मीर वाज ऑन हिज माइंड। या 100% इट वाज ऑन द टॉप ऑफ हिज माइंड। एंड ही वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट कश्मीर, एंड ही वाज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट कश्मीरी पंडित्स का जो कश्मीरी हिंदूज का जो वहाँ से एक्सोडस हुआ, वेरी वेरी मच कंसर्न। ही सेड कि आई फील वेरी बैड कि इतना हुआ। एंड दूसरी चीज़ उन्होंने कहा, जब मोरारजी देसाई साहब ने बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, he told him that cow, I have no faith in you. And he immediately proceeded on leave. So
was a very interesting thing. Another thing which he told me, I was quite surprised, was that I told him that how Raw things started. He said, look, you don't know this thing. Both Raw thing started मतलब Raw कैसे बना? हाँ, Okay. he was the founder of the Raw. He's the founder of the Raw. He said कि basically he said कि I said कि who trained you? He told me, if I remember correctly, he told me that both Raw and ISI have been trained by CIA. मैंने कहा अच्छा, बोला हाँ, they have the best of the training mechanism. We have been trained by them. And also he said ki when Raw was founded, they purchased the best of the equipment around in the world for this organization, for external intelligence. Very few people know about this. There was an incident about this Kashmir Princess thing. Kashmir Princess एक एयरक्राफ्ट था जिसका क्रैश हो गया था, और बिफोर वो कश्मीर प्रिंसेस जब फ्लाई करने वाला था, उसमें चाइनीज प्रीमियर को भी बैठना था, लेकिन आवर्स बिफोर दैट ही चेंज द शेड्यूल वगैरह, ही डिडंट फ्लाई, अदरवाइज वो भी उसमें उनका भी वो होता है. एंड कौसा वाज इंटरेस्टेड विद द जॉब ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग दैट. So this is one thing. Rest, whatever, because is in the story itself. And I never knew ki. And each time I was asking him questions, tossing questions to him, he will answer. मैं उनको बोलता था, सर ये आप बोल रहे हो ना? Because I never. He said, yes, I'm giving you these things on record. Please note, ऐसा कुछ नहीं है. So I never knew कि that's a conversation कि it will be a historic conversation. It's the only interview that he has. और जब हम ऑफिस वापस आए, मैंने अपने बॉसेस को बताया. They first couldn't make. They were not. They were surprised कि he has spoken on record about this entire conversation. We had no photograph of him. तो जो कार्टूनिस्ट थे उनसे कार्टून बनवाया. वो कार्टून उसमें इट वाज कैरीड ऑन पेज 1. इवन द एडिटोरियल वाज रिटन ऑन दैट थिंग. इट वाज अ टॉक ऑफ द, मतलब उस समय का टॉक ऑफ द टाउन तो नहीं कहूँगा, लेकिन इट वाज डिस्कस्ड इन मेनी क्वार्टर्स. बट आई एम वेरी सरप्राइज्ड. सेवरल बुक्स हैव बीन ऑथर्ड, रिटन अबाउट कौसर. बट ईच टाइम सब में यही लिखा जाता है कि उन्होंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया. सो वंस फॉर ऑल आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ, दिस इज द इंटरव्यू विच वाज पब्लिश्ड इन द प्रोमिनेंटली इन द टाइम्स ऑफ इंडिया. उसके फ्रंट पेज पे छपा था. सो दिस इज द वन एंड ओनली इंटरव्यू ही हैज गिवन. आर्यन काओ का इंटरव्यू टू संजय काओ. Okay, and this is the only interview with Sanjay Kao who has interviewed Aryan Kao. Kao interview, KO and KW वाला interview. Right. So आप archives में जा सकते हैं और इस इंटरव्यू को देख सकते हैं. और ट्विटर पे भी मैंने 1-2 बार डाला है. इसका ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया. People were surprised. उनका इंटरव्यू है. So That's it. जिसे भी लिंक्स चाहिए होंगे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के. बट सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आर्यन काओ की जब भी कोई बात करता है, उन्हें फिल्म्स में भी जब दिखाया जाता है या उनके ऊपर जो बुक्स लिखी गई दिखाया जाता है, ऐसा फील होता है जैसे बहुत एक मिस्टीरियस इंसान है जो ज़्यादा बोलते नहीं है. अब बिलीव नहीं करोगे, वो इतने अच्छे इंसान थे. बहुत मुझे कभी उनके साथ बात करते लगा ही नहीं कि मैं किसी स्पाई मास्टर से. आई वॉज नर्वस, नो डाउट, because I knew कि the person who is sitting before me is too big a person. बांग्लादेश बना दिया जिसने, जिन्होंने बांग्लादेश को जन्म दिया. he played a prominent role उसमें. बहुत सी उनकी चीज़ें हैं. उनको इंटरव्यू करने के बाद जब मुझे लोगों ने एहसास कराया कि भाई ये तो वन एंड ओनली इंटरव्यू है, उसके बाद में उनके बारे में और पता करने लगा, पढ़ने लगा. एंड रिसेंटली उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई 1-2 साल पहले, मालिनी जी की. सो बट उसके बाद भी मैं 1-2 बार 2-4 बार बात किया फ़ोन पे. एंड वन डे ही वॉज वेरी मच अनॉयड विद मी. ही सेड कि तुमने मेरे को फ़ोन पे बात नहीं किया, मैं बीमार था. एज ए एल्डरली पर्सन, एज ए ग्रैंडफादर, फादरली फिगर, ही वॉज वेरी अनॉयड विद मी कि मैंने फ़ोन नहीं. मैंने कहा कि सर, बट आई कुडंट स्टे इन टच विद हिम एज लाइफ गोज ऑन.
हम लोग अपने बीट्स में रूटीन की जो हमारे असाइनमेंट्स होते हैं उसमें ज़्यादा फोकस रहते हैं. मेरा कोई डोमेन भी नहीं था सिक्योरिटी एजेंसीज एंड अगर थिंग्स. मैं छोटा मोटा क्राइम रिपोर्टर, कोर्ट रिपोर्टर वगैरह. सो दिस ये सोने पे सुहागा हो गया. सो दिस इंटरव्यू विल स्टे विद मी टिल माय एंड. सर टाइमलाइन क्लियर करने के लिए दिस हैपेंड आफ्टर 92. Yeah, this happened after 92. It happened in 1994. 92 story was for The Statesman. 93 I joined Times of India. 94 this interview happened. ओके. शायद अगर 92 में आर्यन कौर से आप मिल लेते तो probably Oh yeah, arey, I would have got. I wish I had met him before so that he could have given me tips how to investigate Yeah. such big events. Right. जो कि हिस्टोरिकल इवेंट था. कारसेवा अपने आप में एक हिस्टोरिकल इवेंट था. वहाँ क्या हुआ दैट्स अ डिफरेंट थिंग. Right. बट अपने आप में प्रोसेस वाज. और अगर मैं उनसे टिप्स लेता हो सकता है वो मुझे कुछ स्पाई कैम वगैरह कुछ ऐसा चीज़ भी बताते जो मैं कैरी करता या कोई रिकॉर्डर रखता. मैं तो इवन पेंसिल और कॉपी भी नहीं ले गया था और डर के मारे मैं तो भाग ही गया. अगर मैं उनके साथ टच में रहता तो हो सकता है ये एक अलग ही स्टोरी होती जी. हमारे. सर आपके यू आर अ कश्मीरी पंडित एंड आपने जो लाइफ में देखा है द थिंग्स जो कश्मीर में हुई है, शायद ही कोई उन्हें मतलब एक्सपीरियंस कर सकता है अपने लाइफ में अपने आंखों के सामने वैसी चीज़ें देखने के लिए उतनी शक्ति भी होनी चाहिए एक इंसान में. सर मैंने लोगों को तिल तिल करते मरते देखा है. ये बोलना बहुत मुश्किल है और करना बहुत. जैसे आप यहाँ पे घर पे हैं, आपको सडनली मैं यहाँ से घर से निकाल दूँ और राजस्थान में डाल दूँ विदाउट कपड़े, विदाउट आपकी बिलोंगिंग्स, और आपको कहूँ ज़ीरो से शुरू करो. आपकी पूरी उम्र भर की कमाई आपके मकान बनाने में लगती है. आपके पूर्वजों के मकान उसको सकते हो. मेरे घर में जैसे मेरे फादर जो है वो बहरीन गए हुए थे जब वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में थे. पाकिस्तान और इंडिया की टीम्स को बुलाया था उन्होंने एक्सकवेशंस के लिए. तो एक हमद टाउन एक्सकेवेट हुआ था. 70,000 ग्रेव यार्ड्स निकले थे. बिगेस्ट टाउनशिप हमद टाउन ग्रेव्स निकाले थे उन्होंने. वो 7-8 महीने थे वहाँ पे बहरीन में. तो उनको जो वहाँ पे वो स्टाइफंड मिलता था, वो होटल वगैरह का स्टे, वो शेख जो उनके हेड थे जो उनकी तरफ से था, उनको स्टाइफंड मिलता था. वो सैलरी तो यहाँ आती थी. वो स्टाइफंड हमारे लिए बहुत होता था. उनके बहरीनी दिरहम से होता, दिनार के जो भी है. उन्होंने उससे होम कंप्यूटर खरीदा था, होम कंप्यूटर कमाडोर 64. तो आई थिंक हम JNK में पहली फैमिली थी जिनके पास होम कंप्यूटर. जब कंप्यूटर लोगों को पता भी नहीं था क्या होता था, तब लोग ये बोलते थे कि कंप्यूटर से पूछेंगे मुर्गा पहले आया कि मुर्गी का अंडा पहला आया. वैसा स्टेज था. तो इंडिया में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कंप्यूटर का. और उन्होंने म्यूज़िक सिंथेसाइज़र खरीदे थे हमारे लिए. हम छोटे से घर में मिट्टी के मकान में, कच्चा पक्का मकान में, और हम लोग वहाँ पे हमारे रिश्तेदारों की भीड़ लगती थी. रात को आते थे. वो कंप्यूटर क्या होता है तब जॉयस्टिक होती थी और वो टेप होता था. सोनी के टेप्स लाते थे हम, उसमें वीडियो गेम्स लगाते थे. माय ग्रैंडमदर शी वुड आल्सो प्ले वीडियो गेम्स. वहाँ पे बिजली की फ्लक्चुएशन बहुत होती थी तो हमको सर्वो बनाना पड़ा, +-1 करेक्शन का. वो फिल्टर्स लाते थे. अब तो ईजिली वो फिल्टर फ्यूज जो हो ताकि कंप्यूटर ना उड़ जाए. तो वो सब कुछ वहीं रह गया. सो वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. इतना ही नहीं, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा. बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए. मेरे कज़न ब्रदर के मामा जी हैं, वो इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में थे. नाम नहीं लूँगा. ही हैड गॉट मैरिड. उनके 4 साल का एक बेटा और दूसरा 6 महीने का बेटा था. उनको हमारे घर के पास में ज़्यादा से ज़्यादा 250 मीटर दूर, 200-250 मीटर दूर सड़क पे गोली मार दी. और साथ में टेररिस्टों ने बोला कि अगर इसको कोई हाथ लगाएगा उसको भी मार देंगे. वो सड़क पे तड़प तड़प के मर गए. मेरा कज़न ब्रदर उनको उसमें ठेले पे लेके हॉस्पिटल ले गया, ब्लड सोक्ड.
उनके 2 बच्चे, एक बच्चा न्यूरोलॉजिस्ट है, बहुत न्यूरोसर्जन है, दूसरा बच्चा कंप्यूटर इंजीनियर है। वो तो प्रॉस्पर किए, लेकिन एक जनरेशन को आपने ख़त्म कर दी। हमने जो डीटीसी, वी वर नॉट यूज्ड टू इतने बड़ी हॉट क्लाइमेट, डीटीसी बसों में चलना। हमारे अपने घर हैं भाई, हम छोटे छोटे फ्लैटों में, हम लोग जब दिल्ली आए थे हमारे पास, हमको फ्लैट अलॉट नहीं हुआ था सर आपकी सरकारी। एज क्या थी इस वक्त? हो गया 23 साल 22 साल, ओके 21 साल, 21 22 23 साल। तो हमारे पास 2 रूम का फ्लैट किसी को मिला हुआ तो उसने हमको दे दिया। 2 रूम में मेरी ग्रैंडमदर, मैं, मेरे फादर, मेरी सिस्टर और मेरी मदर, 5 लोग रहते थे छोटे से। और हमारे पास जैसे घर में बेलटेक कलर टीवी था। वो बेलटेक हमने कलर टीवी इसलिए लिया था कंप्यूटर के लिए, अदरवाइज कलर वेस्टर्न का वो होता था। तो दैट बेलटेक वाज द ओनली टीवी जो कि हमारा बच गया, वो हमने रिपेयर करने के लिए दिल्ली भेजा था। ओनली थिंग विच हमारे पूरे खानदान में बच गया हमारे घर में, दैट वाज द बेलटेक कलर टीवी। हमारे यहाँ घर पे खाने को बर्तन नहीं था, लेकिन बेलटेक टीवी हमारे यहाँ पे दिल्ली में लगा था। सो वी हैड टू परचेज, जैसे ईच टाइम, जैसे सिलाई मशीन होती है, उषा की सिलाई मशीन, जैसे फर्स्ट टाइम हमने मशीन लाई उषा की, यहाँ माई मदर स्टार्टेड क्राइंग, सिर्फ मेरे घर पे है। जैसे हम कोई नई चीज़ लाते थे, बाल्टी भी लाते, वो कहती थी घर पे है। सो एवरीथिंग हमने ब्रिक बाई ब्रिक वी हैव। सो ये मैं अकेला फैमिली नहीं हूँ, जैसे हज़ारों लोग हैं जिनको सब कुछ छोड़ छाड़ के, नाउ वी हैव सी टाइम, इट टेक्स टाइम टू हील जो है, और वक्त के साथ साथ हम लोग भी हील हो रहे हैं। लेकिन ये चीज़, ये बिटरनेस जाएगी नहीं, कम हुई है लेकिन जाएगी नहीं। हमारी जनरेशन तक तो रहेगी, हमारे बच्चों में नहीं रहेगी, बिकॉज उनको कुछ पता नहीं है, ना ही हमने उनको कभी बताया है। मैंने अपने बच्चों को आज तक भी है कश्मीर नहीं ले गया हूँ, बिकॉज वो ज़रूर पूछेंगे कि मम्मी का मकान कहाँ था, आप कहाँ रहते थे, क्यों छोड़ा। फिर आपको, जब आप उनको समझाने बैठोगे, बट हमने फोकस किया कि उनकी एजुकेशन पे, हमने उनके हाथ में बंदूक नहीं दी, हमने उनके हाथ में कलम दी, तो ताकि वो उनका भविष्य, फ्यूचर सही रहे। और आई थिंक वी आर डूइंग ओके, एटलीस्ट आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। सो बट आपका घर अब भी है वहाँ पे? हमने 50,000 रुपये में बेचा था। ओके 50,000 रुपीज़ में। हमको किसी ने फोर्स नहीं किया था, लेकिन नोबडी किसी के गन पॉइंट पे नहीं किया था। कोई मेरे फादर की जान पहचान वाले, उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ जो है, किसी की जान पहचान वाले के, उनको कैंसर था, ही वॉज लुकिंग फॉर अ हाउस। तो माय फादर सेड कि उनको मुफ्त में ही दे दो, तो उसने कहा नहीं वो नहीं लेंगे। तो 50,000 में हमने दिया था उनको। उन्होंने भी फिर बेच दिया, उन्होंने कहा वो मोहल्ले में अब ठीक ठाक माहौल नहीं है, दे हैव आल्सो सोल्ड इट। सो उस वो जो 50,000 थे उसको में हमने और पैसे जोड़ के 1,15,000 की हमने सेकंड हैंड मारुति कार ली थी। मारुति हमको इसलिए लेनी पड़ी, मेरी मदर को रूमेटिक आर्थराइटिस था, वो चल नहीं पाती थी, उनको एम्स ले जाना पड़ता था, लाना पड़ता था इम्यूनोलॉजी ब्रांच में, तो उस चक्कर में हमने ली थी। लेकिन घर घर होता है, जैसे आप लोग कहते हो कि दिवाली पे हम घर जाएंगे, हमारी शिवरात्रि होती थी तो शिवरात्रि पे सब आते थे। हमारा कोई फेस्टिवल, हमको कोई हमारे को कहने, हम जहाँ हैं वही हैं। सो दैट इज अ ट्रेजेडी एंड दिस विल स्टे विद अस टिल एंड। सर पर मतलब आई आस्क यू दिस विथ एब्सोल्यूट, मतलब आई डोंट इवन नो, मतलब मेरे पास में शायद राइट वर्ड्स नहीं है, बट ऐसा क्या हुआ रातों रात वहाँ पे? ऑफ कोर्स इट वाज नॉट रातों रात, बट इट वाज रातों रात। ओके ऐसा क्या हुआ रातों रातों में कि 7 लाख लोग भाग गए? दैट मीन्स ऐसा कुछ ना कुछ हुआ। अदरवाइज आदमी जो है 5 रुपए नहीं देता, आदमी सब कुछ छोड़ के। हम तो खैर छोटे लोग हैं, छोटे मीन्स हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं थी, जिनके करोड़ों अरबों रुपए के जायदाद छोड़ के भाग गए। दैट मीन्स कुछ हुआ। जो मेरी मदर कहती हैं, मैं क्योंकि मेरे फादर का ट्रांसफ़र हुआ था, वो यहाँ पे मकान ढूंढने आए थे, तो मैं उनसे मिलने के लिए निकला। जिस दिन मैं वहाँ से निकला उसी दिन वहाँ पे कश्मीर में फायरिंग हुई थी, जिसमें 50-60 लोग मरे थे। तो मेजर फर्स्ट टाइम जो हुआ था। और मेरी मदर ने पैनिक में फ़ोन में ट्रैवल ही कर रहा था, फादर को फ़ोन किया, फादर जो है फ्लाइट से वापस चले गए।
वहाँ पे, और वो वहाँ फंस गए, वो निकल नहीं पाए। कहते हैं रात को एक जुलूस निकला जिसमें लाखों लोग थे, गन्स ब्रांडिशिंग देयर वेपन्स, और वो ये कह रहे थे कि भाई कश्मीरी हिंदुओं आप चले जाओ और अपनी औरतों को यहाँ पे छोड़ के जाओ, ऐसे वो बोल रहे थे। मॉस्क से जो है लाउड स्पीकर्स चल रहे थे, और मेरी मदर वॉक नहीं कर पाती थी, तो वो सब एम्बुलेंस में वहाँ से भागे। उन्होंने कहा कि हमारा बेटा हॉस्पिटल में है। दे टुक एन एम्बुलेंस किसी जहाँ से फिर उन्होंने बस में वो वहाँ से जम्मू तक आ गए। दे कुडंट ब्रिंग एनीथिंग विद देम। मैं इसलिए क्योंकि मेरे कपड़े वपड़े अच्छे लेके आया था मेरे को, क्यों मैं तो उस दिन सब ठीक था। लेकिन जिस दिन मैं निकला था, जिस एरिया से मैं निकला था, वहाँ सब्जी मॉर्निंग में बेचते हैं, वहाँ पे उस दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। उस दिन वहाँ पे बहुत ब्लड गिरा हुआ था मार्केट में। जो औरतें हमारी सब्जी वब्जी खरीदती वो कुछ इंजर्ड हुई, मैंने इंक्वायर नहीं किया। तो ये चीज़ें सर जाएंगी नहीं। और उस दिन अब क्या नहीं, हमने कभी ये ज़्यादा हम इस पे डिस्कस नहीं करते, लेकिन उस दिन उसी रात को जो जुलूस वगैरह वो निकला, उस दिन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई यहाँ रहना। एक दो दिन मेरे घर में ही लोग रहे। दे पैक्ड एवरीथिंग बट दे कुड नॉट ब्रिंग एनीथिंग। और सोचिए इस गर्मी में मेरे घर वाले यहाँ आए थे। मेरी मदर फेरन पहन के आई थी, सिर्फ उनको कुछ जो डिजोर पहनते हैं हम, विच इज़ अ सिंबल, जैसे आप मंगलसूत्र लगाते हो, वो लेके जेब में आई थी, सोने का था। और दिया उसने जेब में, मिट्टी का दिया जेब में रखा था, जो दिखाते उसको। बाकी कुछ चप्पल तक नहीं लेके आए थे। ओके। कपड़े उन्होंने सिलवाए जम्मू में फिर, और फिर हम दिल्ली आ गए। ओके। बट सर क्योंकि आप 21-22 उस एज में थे, आई एम श्योर कि आपके कई सारे फ्रेंड्स भी थे उस वक्त। सब भाग गए। कुछ मुस्लिम्स होंगे, कुछ जो मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स, आई एम स्टिल इन टच विद देम। दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑन अर्थ। उनके जैसे आपको दोस्त नहीं मिलेंगे। तो उन्हें दुख होता है जो 100% मेरे से ज़्यादा वैसी दोस्ती आपको कहीं मिलेगी नहीं। और वो मेरे बुरे वक्त में काम आए हैं, और मैं उनको रात को भी फ़ोन करूं, दौड़ते दौड़ते आ जाएंगे। आई हैव 3 फ्रेंड्स। वन इज सजाद शॉल, he runs the power solution industries in Dubai. He's the owner. He's a billionaire. Billionaire. Second friend is Imtiaz Sheikh. He's with J&K Bank. One of my finest friends. Third friend is Adil Farooq Gurku. He was in Saudi Arabia. Now he has started this chain of restaurants वगैरह type, खाने का ये bakeries की shop. He's an architect himself. ये मेरे बहुत 3 वेरी 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 क्लोज फ्रेंड्स, एंड ये मेरे दिल में है, वो हर समय रहेंगे। सो जो ये एक नैरेटिव चलता है कि मतलब एवरी मुस्लिम वाज इन्वॉल्व्ड, नो, दिस इज नॉनसेंस। सी, अगर किसी मुस्लिम, हमको दुख ये है कि बहुत लोगों को दुख है कि यार मुसलमानों ने क्यों नहीं बचाया। वो खुद अपने खतरे में थे, वो बचाते, वो मारे जाते। उसमें ये आपको नहीं पता था ना, नेक्स्ट डोर नेबर आपका टेररिस्ट है कि नॉर्मल आदमी है। तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मारने के लिए भी रेडी था उस वक्त। उसमें किसी को कुछ नहीं पता था किसके पास गन है भाई। ऐसा तो था नहीं, वो इनिशियल फेज था। तो कौन, अगर आपको किसी को पता लगा कि वो है, उसको कहते हैं मुखबिर है। मुखबिर मीन्स वो है जासूस है, उसको निपटा देते। तो डर के मारे बहुत लोग नहीं आए। नाउ पीपल आर कमिंग। नाउ सी, मुस्लिम्स की भी एक जनरेशन तबाह हो गई जिसने गन उठाई। वो तो बर्बाद हो गए भाई। कर्फ्यू, पथराव, आपने क्या देखा। हम लोग बाहर आए, हमको स्ट्रगल करके, लेकिन एटलीस्ट एजुकेशन में लग गए। वहाँ तो और तबाही जी। हम लोग मेंटली परेशान। हम लोग का ये है कि हम लोग का घर नहीं है, ठंडी हवा नहीं है, जायदाद की देखो सर, ज़मीन जायदाद तो आ ही जाएगी अगर आपके पास एजुकेशन है। लेकिन जिनके पास जायदाद है, एजुकेशन नहीं है, तो लानत वैसी जायदाद पे। अब जो घरों में जिन्होंने ऑक्यूपाई किए हैं घर, आपको लगता है उनके बच्चे वहाँ रह रहे हैं, वो छोड़ेंगे वो घर? इज इट दैट इजी? इट्स नॉट। देयर हैज टू बी समथिंग एल्स टू दिस सॉल्यूशन। दोज वर्ड्स, फॉर इंस्टेंस, आई एम सेटल्ड हियर, मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं नौकरी यहाँ कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा कश्मीर? और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जो कि विच इज़, जब मैं कश्मीरी जो वहाँ से माइग्रेंट्स आए थे,
उनको गवर्नमेंट ने कहा था रजिस्टर करना, और कुछ थोड़ा सा पैसे मिलते हैं पर मंथ। मैंने नहीं किया, मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मैं पाप किया मैंने गवर्नमेंट के पैसे नहीं लिए। मैं नौकरी करता था 5 साल पहले मैंने अप्लाई किया, तो वहाँ तो पहले हंसने लगे, आप क्यों कर रहे हो? मैंने कहा भाई कर दो। उसका बहुत लंबा प्रोसेस, डीसी का रिपोर्ट, सीआईडी का फिजिकल प्रेजेंस, मैं 2 बार गया, फिजिकल प्रेजेंस, इन्वेस्टिगेशन, डीसी रिपोर्ट, सरकारी तहसीलदार रिपोर्ट, बड़ी मुश्किल से 1-1.5 साल में वो फाइल कंप्लीट हुई। मेरे फादर और सिस्टर, मेरे फादर क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मेरी फादर सिस्टर के साथ रहते थे तब, अब मेरी सिस्टर मेरे साथ रहती है फादर की डेथ के बाद। वो उन्होंने भी रजिस्टर के लिए अलग फाइल बनाई, मैंने मेरी वाइफ और 2 बच्चों के लिए अलग फाइल बनाई। उनको तुरंत रजिस्टर किया, बिकॉज उनको कोई फाइनेंशियल आपको देना नहीं है, उनको एज माइग्रेंट मान लिया, मैं उन्हीं का बेटा। अब ध्यान से सुनो, फाइल पूरी बन गई, 5 साल हो गए। एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी है दिल्ली से, ये JNK गवर्नमेंट की, हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी, टू क्लियर दीज फाइल्स। वो तब मेरी 15 या 20 फाइलें रही होंगी जब मैंने अप्लाई किया, अब करीब 100-150 हो गई होंगी जिनकी कंप्लीट है। स्क्रीनिंग कमेटी ने एक भी मीटिंग नहीं की है और मेरी फाइल पड़ी हुई। दैट मीन्स आज तक मैं माइग्रेंट नहीं हूँ। इनफैक्ट राजनिवास में जो है, वहाँ पे एक हमारे दोस्त के बॉस, फॉर्मर बॉस है, वो वहाँ हैं, उनकी वजह से, उनकी इंटरवेंशन से मेरे को वो डोमिसाइल की सर्टिफिकेट जल्दी मिल गई। दूसरा सॉरी, बच्चों की एक सर्टिफिकेट मिली कि बच्चे जो है, ताकि उनकी एजुकेशन में वो जो है कुछ कोटा रखा है उन्होंने, उसमें वो उनको 2% कोटा में मिल सकता है, वो सर्टिफिकेट उन्होंने भिजवा। वो मेरे किसी के काम की नहीं है, लेकिन मेरे को मिल गई, लेकिन वो मैंने मांगी थी, क्या पता ज़रूरत पड़े। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त, अपने बेचारे ने 2 दिन 3 दिन में करवाया। लेकिन जो ये मेन इशू है, मेरी सिस्टर माइग्रेंट है, समझो आप, मेरे से छोटी है, मैं माइग्रेंट नहीं हूँ। अब की बताइए, ये कॉस्मेटिक चीज़ें बताना, ये करेंगे वो करेंगे, इट डजंट वर्क लाइक दैट। भाई ये एक जेन्युइन आदमी हूँ मैं, मेरी फाइल पड़ी हुई है, उसको क्लियर करो यार। मैं माइग्रेंट हूँ, मेरे को दो वो राशन। आई ऑल्सो नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस, व्हाई शुड आई नीड? आई एम ऑल्सो द सिटीजन, मैं टैक्स भरता हूँ, मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मेरे को भी मेरे घर में भी चूल्हा जलता है। मैं एंटाइटल्ड हूँ, अगर तो दो, नहीं हूँ तो मत दो, या मुझे माइग्रेशन की सर्टिफिकेट दो, आज तक आपने नहीं दिया। तो ये जस्ट कॉस्मेटिक चीज़ें, नारेबाजी से काम नहीं चलता। देयर हैज़ टू बी सम कंक्रीट प्लान। आई थिंक ऑल द सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, ऑल द पॉलिटिशियंस हैव फेल्ड कश्मीरीज। So why is that? मतलब इतनी सारी गवर्नमेंट्स आई। कश्मीर इज एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इन व्हाट सेंस? भाई जब पहले टेररिज्म था, तब आप वहाँ पे जो आप फोर्सेस स्टेशन करते हो, वहाँ पे एक मूवमेंट हो रही है, आपको इक्विपमेंट खरीदना है, आपको यहाँ ट्रांसपोर्टेशन करना है, रहना खाना है, आपको पैसे मिल रहे हैं। अब ये दूसरी चीज़ों में बाकी ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर है, वो है, ये सब एक बड़ा धंधा है भाई। कश्मीर के नाम पे आप बड़े बड़ी चीज़ें करते हो। कश्मीर जब तक आप कश्मीर इशू है, तभी तब इलेक्शंस लड़ते हो। आप लड़ते हो कि नहीं? आप तो क्यों लड़ते हो? क्या इशू है? आप कहिए ना कि मैं कह रहा हूँ मुझे कश्मीर नहीं जाना, मैं कश्मीरी हूँ, मुझे सेटल कीजिए कि भाई मुझे तो कुछ तो मुझे दोगे भाई। मैं तो अपनी लैंड छोड़ के आया हूँ, और मैं वो लैंड छोड़ के आया हूँ, मैं तो एज ए सिटीज़न हूँ इस कंट्री का, मैं आपको टैक्स देता हूँ मेरी प्रोटेक्शन के लिए। आपने मुझे मेरी कंट्री में प्रोटेक्शन नहीं दी। मैं तो इसी कंट्री का देशवासी हूँ, मैं तो बाहर का तो हूँ नहीं, स्विट्ज़रलैंड का, कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि पुलिस मेरी रक्षा करे इसलिए मैं पैसे दे रहा हूँ। मैं इसी देश का हूँ, मेरी आपको सुरक्षा नहीं दे पाए, आपको कोई राइट नहीं बनता। ओके सर, आपने कश्मीर फाइल्स देखी? बिल्कुल देखी, बहुत ही अच्छी मूवी है। Accurate है? वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज, वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट। उसमें हो सकता है 1-2 इंसिडेंट्स पे आपको कुछ वो लगता हो, बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड।
And you are saying this as a Kashmiri Pandit. As a Kashmiri Pandit, Kashmiri Hindu, Kashmiri as a nationalist, as an Indian, as a human being, this is what happened. There is nothing, not a single iota. उसमें हो सकता है नाम वाम इधर उधर हो गए हो, but these things happened, भाई, it's part of history. अब आप कल को वैसे ही कहोगे जैसे आप कहोगे, कल को कहोगे कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो है ढांचा गिरा ही नहीं, वो तो गिरा, अब मंदिर बन रहा है, बिल्कुल ठीक बन रहा है. वैसे आप कहोगे कि अब हम सेटल हो गए, सीईओ बन गए, हम बिल्कुल अच्छा काम हुआ, लेकिन ये नहीं बोल सकते ना कि हमको घर से नहीं निकाला. यू गॉट माय पॉइंट? Yeah. Okay. So I have to ask you this क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के अपने अपने ओपिनियंस है. हाँ बताइए. आर्टिकल 370. सर आर्टिकल 370 रहे या न रहे, इससे एज अ कश्मीरी मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता. मतलब जब था आज की डेट में मेरी सेहत में आर्टिकल 370 इसलिए जो पर्पस जो मुझे लगा जो लोगों का था कि वहाँ आप भी जाके ज़मीन खरीद सकते हो, यही था पर्पस जी. अब ये मुझे बताइए कितने लोगों ने खरीदी? पर सर इन्वेस्टमेंट्स तो आ रहे हैं ना वहाँ पे अब, जो सर फॉरेन मैं कह रहा हूँ एज अ कश्मीरी मेरी सेहत पे नहीं पड़ा. मेरा तो अपना घर है, मैं तो वहीं नहीं जा पा गया यार. मेरा तो अपना ही घर चला गया, मैं क्या ज़मीन कर. और वहाँ कौन बेच रहा है आपको? कौन आपको अपनी ज़मीन कह रहा है कि मेरा घर खरीद लो? मेरा तो पहले मुझे बताओ भाई, मेरे जो लोग हैं जिनके घर अभी भी हैं वहाँ, वो अपने घर नहीं जा रहे, वो क्या नया खरीदेंगे वहाँ? एज अ टूरिस्ट आप वहाँ वेलकम हो, कोई आपको कुछ नहीं. द मोमेंट दे कम टू नो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने आए हो, यहाँ रहने आए हो, देन यू आर इनवाइटिंग ट्रबल फॉर योरसेल्फ. यू आर ऑन द टारगेट. एज अ कश्मीरी हिंदू, मोस्ट ऑफ देम से इट्स अ गुड थिंग. मेरे लिए मेरे 370 था क्या और क्या नहीं है, कुछ नहीं फर्क. अनलेस एंड अनटिल यू फील लाइक यू कैन गो देयर, यू कैन लिव देयर, यू लाल चौक पे घूम सकते हो विदाउट सिक्योरिटी, दैट इज व्हाट शुड बी. और थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, no doubt about it. The drastic changes, and people have there also realized कि it's like ये पाकिस्तान वगैरह कहीं नहीं, वो बर्बादी की ओर ले जाएंगे. Now people have realized, but एक जनरेशन तो तबाह हो गई ना यार, ये करते करते ऐसा चीज करके आपने एक जनरेशन खत्म कर दी. ओके. बट जब आप वहाँ पे रह रहे थे उस वक्त भी आपको 370 की वजह से कोई ऐसा, मेरे को एज अ पर्सन आई एम सेइंग इट इज नेवर एवर 370 had no meaning for me. For Muslims? It's a pride बनाया, पॉलिटिशियंस ने उसको एक वो प्रेस्टीज बनाया है. क्या हुआ 370 हटने से, क्या हुआ 370 ना होने पे क्या हुआ? कुछ नहीं. क्या हुआ? कुछ नहीं. ये जस्ट कॉस्मेटिक. 370 पहले से ही डाइल्यूटेड फॉर्म में था, उसको हल्के हल्के से डाइल्यूट किया गया. अब ये टेक्निकली नहीं है. बाकी क्या, लैंड 19 अब लीज पे ले लो, 1998 यहाँ भी लीज पे ही. आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो रेफ्यूजीज है पाकिस्तान के यहाँ, जो मालवीय नगर में है, उनकी भी लीज पे है. उनको क्यों नहीं आपने परमानेंट किया अभी तक? भाई आपको पता है ये चीज़, ये स्टोरी करवाइए आप. बहुत बड़ी स्टोरी बता रहा हूँ आपको कि लीज ख़त्म हो रही है जिनकी, उनको आपने नहीं दिया मकान आज तक. तो वैसे लीज पे वहाँ होटल चल ही रहे हैं, जितना मुझे अंडरस्टैंडिंग, मुझे ज़्यादा नहीं पता. बट 370 ठीक है, अच्छा वो ख़त्म हो गया वंस फॉर ऑल, मुसीबत भी टल गई. बट आप बेसिक चीज़ तो यार, हम लोग 7 लाख लोगों का तो कुछ सोचो यार. 7 लाख लोग इस देश में, 7 लाख लोग समझते हो कितने होते हैं? उनको अपने घर से निकाल दिया. सारी लैंड्स पड़ी हुई उनके, सैफरन के वो बगीचे. हमारा तो नहीं भाई, हमारा तो सिर्फ मकान था. करोड़ों की प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है यार, सब कुछ रखा हुआ है. कितने लोग मारे, कितने लोगों को फांसी दी आपने जिन्होंने कत्ल किए वहाँ, एक को भी नहीं मारा आपने. सर वो तो सुप्रीम कोर्ट तो केस लेने के लिए रेडी नहीं था. अरे मैं कह रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको कि मैं कह रहा हूँ, एक आदमी को नहीं आपने फांसी दी, एक आदमी को उम्र कैद नहीं दी. तो दैट मीन जितने लोग मरे वो ऐसी खैरात में मरे. यासीन मलिक की एक कहानी सुनाता हूँ. यासीन मलिक को जो पहली बार दिल्ली में समन किया गया था, आई थिंक पहली बार 90s की बात है, उनको बुलाया गया था तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन पे. मुझे किसी ने फ़ोन किया, आई वाज अ क्राइम रिपोर्टर, आई वाज कवरिंग क्राइम. तो मैं गया, मेरी वो फोटो भी मैंने ट्विटर वगैरह पे डाली है. तो यासीन मलिक और मैं भी खड़ा हूँ वहाँ पे. उसके जो वकील थे उनका नाम तुफेल था, उनकी भी रिसेंटली डेथ हुई 5-6 महीने पहले. तुफेल साहब वो भी कश्मीरी थे. तो यासीन मलिक जब वहाँ से निकला, उसको किस केस में था मुझे नहीं, उसको
उसकी गाड़ी में मैं बैठा और हमने इंडिया गेट का चक्कर, उसको मैंने कुछ पता नहीं क्या क्या पूछा, तो उसने कहा कि भाई मैंने कभी भी, मैं चाहता हूँ कश्मीरी वापस आए, जो है क्रोकोडाइल टेयर्स। जब मैं नीचे उतरा तो कुछ इंटेलिजेंस वाले पूछा मुझसे भाई क्या बोल रहा था। मैंने कहा बोल रहा था कि भाई मैं तो चाहता हूँ पीस वगैरह। दिस इज माई वन एनकाउंटर विद यासीन मलिक। आई अगेन वंस, आई थिंक वन मोर टाइम आई मेट हिम। सो सेकंड इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, एक शबीर शाह है। शबीर शाह इज अगेन बिहाइंड द बार्स। शबीर शाह का ट्रीटमेंट चल रहा था यहाँ पे एम्स में, तो प्रोफेसर यू कोल जो फेमस कार्डियोलॉजिस्ट है, वो एम्स में ही थे, उन्होंने वो उनका ट्रीटमेंट कर रहे, तो मैं शबीर शाह से somehow I got to meet him. When Shabir Shah left the hospital, he gave 21,000 to a check to Dr. Cole and told him that you should spend this money on Kashmiris who come for treatment to AIIMS. उन्होंने उसके साथ वो एक नोट भी दिया था, वो नोट प्रोफेसर यू कोल को, 90s की, 94-95 की बात है। नोट मेरे पास अभी है, मैंने ट्विटर पे एक बार डाला था, तो लोगों ने उस नोट को देख के काउंटर कर दिया था कि मैं लिखा था उनकी डॉटर ने शबीर शाह दीज आर रियल कश्मीर फाइल्स करके, उन्होंने उल्टा ही इंटरप्रिटेशन कर दिया, मतलब अपने हिसाब से कि भाई ही हैज़ ऑल्सो ए गोल्डन हार्ट, मेरा फादर हु इज़ बिहाइंड द बार्स। सो हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से। मैंने तो इसलिए डाला कि आई डोंट नो हाउ टू डील विद दिस लेटर, ये वो लेटर मेरे पास गलती से थी, शबीर शाह की लेटर टू प्रोफेसर यू कोल को भी लोग गाली गलौज करने लगे ट्विटर वगैरह पे, तो कोल साहब ने भी कहा कि मैंने आई स्पेंड दैट मनी ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स विजिटिंग द हॉस्पिटल। उनने भी अपना साइड। तो कहने की बात है कि आप नथिंग इज गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। सर आपको दुख होता है जब देश का प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह यासीन मलिक जैसे इंसान के साथ हाथ मिला रहा है, फोटोज खींच रहा है? 100% दुख होता है भाई, क्यों नहीं होगा। तो किसी ने कभी आवाज क्यों नहीं उठाई इसके बारे में? सर बट इट्स द सेम यासीन मलिक। एक साफमा करके है एक ऑर्गेनाइजेशन, जो उनकी पाकिस्तान की जब फर्स्ट टाइम डेलीगेशन आई थी, जर्नलिस्टों को अलाउ किया था कश्मीर जाने के लिए, फर्स्ट टाइम एवर साफमा के थ्रू, तो मैं भी गया था कवर करने। मैं ब्रॉडवे होटल में रहा था, प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप पदगांवकर इंडियन साइड की तरफ से थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर होते थे। यासीन मलिक का जो JKLF हेडक्वार्टर मायसूमा एरिया है, मायसूमा इस सटा हुआ लाल चौक के साथ, उस लेन में उस समय भी पुलिस वाले नहीं घुसते थे, वो हम इतना बदतमीज लोग हैं, पथराव करते थे। उस हेडक्वार्टर में हम लोग वहाँ पे मीटिंग साफमा की थी, JKLF हेडक्वार्टर्स में, मैं भी वहाँ पे था, और वहाँ पे कुछ तू मैं हो गई। पदगांवकर साहब वगैरह ने कहा कि हम बाइकआउट करते हैं, हम नीचे आ गए, रात का टाइम था, 11 बजे का टाइम, दरवाजे दुकानें बंद। डॉक्टर पदगांवकर मुझे इंग्लिश में कुछ समझाने लगे, मैंने कहा सर यहाँ इंग्लिश में मत बोलिए, ये बड़ा डेंजर एरिया है। जब तक वो बोलते ही रही तब तक किसी ने पत्थर मार दिया, उनके नाक से निकला पत्थर और उस पर दरवाजे पे लगा, वो जो होता है शटर पे लगा। देन ही रियलाइज्ड। सो जब डेलीगेशंस को आप अलाउ करते हो, हम लोग कहते हैं पीपल टू पीपल कांटेक्ट, JKLF हेडक्वार्टर में मीटिंग तब की बात कर रहा हूँ मैं, तो इनके पीछे कुछ ना कुछ तो इनका मकसद रहता होगा जो ये अलाउ करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इट्स ए गुड थिंग, पीपल टू पीपल कांटेक्ट इज अ गुड थिंग, बट JKLF हेडक्वार्टर में क्यों, हेडक्वार्टर ही क्यों उनका एग्जिस्ट करिए, तो तब सील हो गया होना चाहिए था। मैं JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का हेडक्वार्टर एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा था। अब जो आप कर रहे हो, बहुत पहले अगर हो गया होता तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। ओके, सो आई डोंट हैव वर्ड्स जो आपने शेयर किया हमारे साथ में। थैंक यू सो मच। आपने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में हमें बताया यहाँ पे। प्रॉबली 2 एपिसोड जो आपके साथ में हमने किए हैं, इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, एंड आई डोंट हैव जेन्युइनली वर्ड्स जिससे मैं डिस्क्राइब कर सकूँ ये कॉन्वर्जेसन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट थैंक यू सो मच सर, ये एपिसोड करने के लिए, ये कॉन्वर्जेसन करने के लिए। Thank you so much, and I wish you all the best, sir. Thank you so much, sir. Thank you. God bless you.